हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 1944 इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2015 में रिलीज हुई है और ये ईस्टोनिया कंट्री की फिल्म है। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। जगह है ईस्टोनिया नाम का देश और साल है 1940 का। ईस्टोनिया सोवियत संघ में शामिल हो गया था। तब 55,000 ईस्टोनियाई सिपाही रेड आर्मी में शामिल हो गए थे और फिर 1941 में जर्मनी ने ईस्टोनिया पर कब्जा कर लिया था। तारीख है 27 जुलाई 1944 का। सोवियत सेना ईस्टोनिया की सीमा पर आकर लड़ रही है। हर तरफ बमबारी जारी है और जर्मन की तरफ से लड़ने वाले ईस्टोनियाई सिपाही बमबारी से बचने के लिए बंकर में बैठे हुए हैं। ये लोग टेलीफोन से मदद मंगवाना चाहते हैं, लेकिन किसी से इनका संपर्क नहीं हो सकता। तो इस बमबारी में बंकर से बाहर एक ईस्टोनियाई सिपाही भागते हुए निकलता है, जिसका नाम कार्ल है। कार्ल बाहर आकर टेलीफोन की टूटी हुई वायर को जोड़ देता है, जिससे अब इनका अपने बाकी साथियों से संपर्क हो जाता है। और फिर बंकर में बैठे हुए सभी नाजी सिपाही ट्रेंचेस में हर तरफ फैल जाते हैं और रेड आर्मी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर रेड आर्मी पहुँच जाती है, जो कि इनकी दुश्मन है, जिसमें पैदल सेना के साथ साथ कुछ टैंक भी होते हैं। करीब आने के बाद नाजी सेना रेड आर्मी पे हमला शुरू कर देती है। जवाब में रेड आर्मी भी इनके ऊपर गोलियां और बम बरसाती है। शुरू में तो नाजियों की गोलियों से बहुत सारे रेड आर्मी के सिपाही मारे जा रहे थे। साथ ही नाजियों के मोर्टार बमों से रेड आर्मी के टैंक भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ ही देर में कार्ल के पास की गोलियां खत्म हो जाती है, तो कार्ल गोलियां लेने के लिए निकलता है। आगे एक ब्लास्ट में इसका एक साथी बहुत घायल हो जाता है। उसकी मदद करने के बाद कार्ल गोलियां लेकर वापस अपनी जगह पर आता है, लेकिन तब तक उसका साथी गनर मारा जा चुका था। तो गुस्से में कार्ल दुश्मनों पे गोलियां बरसाने लगता है, जिससे बहुत सारे दुश्मन मारे जाते हैं। यहाँ पे रेड आर्मी के लगभग सभी सिपाही मारे जाते हैं और टैंक भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन यहाँ 2 जुड़वा ईस्टोनियाई सिपाही आते हैं। दरअसल कल के हमले में इनके बहुत सारे सिपाही मारे गए थे, तो इन्होंने नए 10 सिपाहियों की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 2 ही सिपाही भेज दिए गए थे, जो कि जुड़वा भाई है और उनको जंग का भी कोई तजुर्बा नहीं है। इनमें से एक का नाम स्किन है और दूसरे का नाम एंटन है। कार्ल उनको मशीन गन के बारे में जानकारी देता है। रात में कार्ल ट्रेंच में खत लिखते हुए अकेले ही बैठा था। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, तो वो चाकू लेकर छुपकर आने वाले का इंतजार करने लगता है। दरअसल यहाँ पे आने वाला वो सिपाही कार्ल का ही साथी है, जो इनके लिए एक मैसेज लाया है। ये दोनों एक दूसरे को मारने से बाल बाल बच जाते हैं। फिर सभी नाजी और ईस्टोनियाई सिपाहियों को इकट्ठा किया जाता है और आगे की रणनीति बताई जाती है। दरअसल रेड आर्मी के कुछ सिपाही इनकी बाजू की खाई में छुपे हुए थे। फिर ये लोग इस ट्रेंच से बाहर आकर रेंगते हुए अपनी दूसरी ट्रेंच में जाते हैं, जहाँ पे इनके और साथी हैं। फिर सवेरे ये सब लोग मिलकर रेड आर्मी के सिपाहियों पे हमला कर देते हैं और फिर ग्रेनेड से और गोलियों से दुश्मनों को खत्म करने लगते हैं। जवाब में इन पर भी जोरदार फायरिंग होती है। ग्रेनेड से हमले किए जाते हैं। दोनों तरफ के सिपाही घायल होने लगते हैं और कुछ सिपाहियों की मौत भी हो जाती है। दुश्मन अब इनके बहुत करीब आ जाते हैं। तभी एक दुश्मन सिपाही कार्ल पे हमला करता है और दोनों में काफी हाथापाई हो जाती है। दुश्मन कार्ल को गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि तभी कार्ल चाकू से उस दुश्मन को खत्म कर देता है। वही कुछ रेड आर्मी के सिपाही हथियार गिराकर आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। आज फिर से नाजियों की जीत हो जाती है। 18 अगस्त को यहाँ पर एक ऑफिसर आता है, जो इन जंग में जीतने वाले ईस्टोनियाई सिपाहियों को बधाई देता है, सम्मानित करता है और उन सभी को हिटलर की एक एक फोटो देकर हिटलर की जय जयकार करता है। लेकिन ईस्टोनियाई सैनिकों में से कोई भी हिटलर की जय जयकार नहीं करता। ऑफिसर के वापस जाने के बाद सभी ईस्टोनियाई सिपाही हिटलर की फोटो को लेकर मजाक करने लगते हैं। दरअसल ये लोग जर्मन फौज का हिस्सा होने के बावजूद भी इनके दिल में हिटलर के प्रति कोई भी इज्जत नहीं थी। ये सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी बाहर गोली चलने की आवाज आती है, तो सभी बाहर आकर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। पहरे पे जो सैनिक बैठे हुए थे, उनमें से एक को गोली मार दी जाती है, जो कि वो जुड़वा भाइयों में से एक था और सीधे गोली उसके सर में लगने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है और वो बाजू में बैठे हुए अपने जुड़वा भाई के पास ही गिरता है। अपने भाई की मौत से इसको बहुत बड़ा सदमा लगता है।
सभी सिपाही इन दोनों की इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। रात में कार्ल के पास यूनिट कमांडर आता है और वो बताता है कि अब हम सारे लोग जर्मनी जाने वाले हैं। तो कार्ल जर्मनी जाने से मना करता है, वो यहीं पे रुकना चाहता है। बहुत समझा बुझाकर जर्मनी जाने के लिए उसे मना लिया जाता है। फिर 19 सितंबर की सुबह ये लोग और उनके साथ के सभी जर्मन लोग ईस्टोनिया से निकलकर जर्मनी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे आम लोग भी होते हैं जो जर्मनी नहीं जाना चाहते, पर इस जंग में अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए वो निकल पड़े हैं। कुछ आगे जाने के बाद जर्मन सिपाहियों को कुछ मलेशियन सिपाही मिल जाते हैं। ये लोग उनको कुछ हथियार और गोला बारूद देते हैं और आगे निकल जाते हैं। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन्हें आसमान में दुश्मनों के फाइटर प्लेन दिखाई देते हैं, तो सभी लोग बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं। फाइटर प्लेन्स इन पे बहुत सारी गोलियां बरसाते हैं, बम गिराते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी एक छोटी सी लड़की को बचाने के लिए एक नाजी जाता है, तो वो प्लेन की गोली से मारा जाता है। तब कार्ल उस छोटी सी लड़की को बचाता है और फिर प्लेन यहाँ से चले जाते हैं। फिर यूनिट कमांडर सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि घायलों को ट्रक में बिठाओ और हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो सभी घायलों को, औरतों को और बच्चों को गाड़ियों में बिठा दिया जाता है और हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया जाता है। फिर सभी सिपाही पैदल आगे निकलते हैं और जहाँ से रेड आर्मी आने की उम्मीद होती है उस जगह की नाकाबंदी करने के लिए ट्रेंचेस खोदने लगते हैं और अपने छुपने के लिए जगह बनाने लगते हैं, ताकि जब उनका दुश्मन मतलब रेड आर्मी वहां से गुजरे तो उन पर ये लोग हमला कर सके। अगले दिन 20 सितंबर की सुबह रेड आर्मी वहां से गुजरने लगती है, जिसमें कुछ टैंक और पैदल सेना भी होती है। तो ये लोग उन पे फायरिंग करते हैं। शुरू में तो रेड आर्मी के सिपाही मारे जाते हैं, पर बाद में रेड आर्मी अपने टैंक की वजह से इन पे हावी हो जाती है और इनके भी सिपाही मारे जाने लगते हैं और कार्ल भी इसमें मारा जाता है। अपनी हारती हुई हालात को देखकर यूनिट कमांडर अपने सिपाहियों को पीछे हटकर जंगल में छुपने के लिए कहता है और इसकी बात सुनकर रेड आर्मी का ऑफिसर समझ जाता है कि ये लोग नाजी नहीं हैं, बल्कि ईस्टोनियाई सिपाही हैं और इसीलिए वो अपने साथियों को फायरिंग रोकने के लिए कहता है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो जाती है और दोनों तरफ के सिपाही खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल रेड आर्मी की इस यूनिट में भी लगभग सभी लोग ईस्टोनियाई हैं जो रूसियों की तरफ से लड़ रहे हैं। फिर नाजी यूनिट के ईस्टोनियाई सिपाही यहाँ से जंगल की तरफ चले जाते हैं। फिर वो सिपाही जिसने कार्ल को मारा था वो कार्ल के पास जाता है और कार्ल के जेब से लेटर निकालता है और अपनी जेब में रखता है। इस सिपाही का नाम जूरी है और ये भी ईस्टोनियन ही है। जूरी कार्ल की लाश को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। दरअसल इसे कार्ल को मारने का अफसोस हो रहा है। तभी रूसियों का ऑफिसर यहाँ पर आकर रूसी सिपाहियों को गुस्सा करता है और पूछता है कि तुमने क्यों नाजी सिपाहियों को यहाँ से जाने दिया, और इन सभी को कोर्ट मार्शल की धमकी देकर यहाँ से वो चला जाता है। फिर जूरी के साथ कुछ सिपाहियों को यहाँ की लाशों को दफनाने के लिए छोड़कर बाकी पूरी रेड आर्मी आगे निकल जाती है और फिर ये लोग भी सारे के सारे रूसी और नाजी सिपाहियों की लाशों को दफनाने के बाद आगे बढ़ते हैं। 22 सितंबर को जूरी के साथ उसके सभी साथी टेलिन नाम के शहर में पहुंच जाते हैं। फिर जूरी कार्ल का जो खत उसके जेब में था, उस खत पे जो पता था उस पते पे वो पहुंच जाता है जहाँ पे उसे कार्ल के परिवार से मिलना था। वो जैसे ही डोरबेल बजाता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की दरवाजा खोलती है जिसका नाम एनो है। एनो दरअसल कार्ल की बहन है। जूरी उसे कार्ल का लेटर देता है और उन लेटर को पढ़कर एनो बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। यहाँ पर जूरी एनो को कार्ल के मौत के बारे में तो बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसी ने ही कार्ल को मारा है। फिर ये दोनों भी ढेर सारी बातें करते हैं। फिर एनो जूरी को खाना खिलाती है और फिर ये दोनों बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं। धीरे धीरे अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर दूसरे दिन जूरी यहाँ से निकल जाता है। तब एनो इसको इसका सरनेम पूछने लगती है। तब जूरी उसे अपना गलत सरनेम बताता है, क्योंकि कार्ल के लेटर में जूरी के ही सरनेम का जिक्र था कि उसी सरनेम के आदमी ने कार्ल के परिवार को धोखा दिया था और उसी की वजह से कार्ल का परिवार आज इतनी मुसीबत में है। उसके बाद 17 नवंबर को रेड आर्मी जंग के लिए दूसरे शहर की तरफ निकलने लगती है। जैसे ही ये लोग शहर पहुंच जाते हैं तो कुछ सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी शहर से होते हैं और अपने खुद के ही घर को देखकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे मकान खाली है।
जंग के इस माहौल में बहुत सारे लोग मारे गए हैं और बहुतों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। रात में 3 नए भर्ती हुए सिपाहियों को जूरी के पास भेजा जाता है। इन तीनों में कार्ल के साथ जो जुड़वा था वो भी है। जूरी पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इससे पहले कोई जंग लड़ी है? तब वो तीनों भी बताते हैं कि हम नाजियों की तरफ से लड़े थे। तब जूरी उनको कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, किसी को भी तुम ये बात मत बताना। फिर ये सभी लोग आगे की रणनीति तय करने लगते हैं, अगले हमले की पूरी तैयारी करने लगते हैं। फिर जूरी को बताया जाता है कि उसे कमांडर ने बुलाया है। उसके बाद जूरी कमांडर से मिलता है। तब कमांडर पूछता है कि क्या तुमने 3 नए भर्ती हुए सिपाहियों की जांच की है? क्या कुछ शक करने लायक है? लेकिन जूरी उन तीनों के भी बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद 19 नवंबर को जोरदार जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ से बमबारी होने लगती है जिसमें रेड आर्मी के बहुत सारे सिपाही मारे जाने लगते हैं। रास्ता संकरा होने की वजह से इन्हें एक ही रास्ते से चलकर आगे बढ़ना है। लगातार हो रही बमबारी की वजह से इनका एक साथी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो इनका साथ छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर हर तरफ लैंडमाइंस बिछी हुई है और इसका पैर एक लैंडमाइन पर गिर जाता है जिससे ब्लास्ट होकर वो बहुत घायल हो जाता है। और दूसरी तरफ रेड आर्मी के सिपाही नाजियों के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। दोनों तरफ से बहुत गोलियां चल रही है। जूरी की टीम अब नाजियों के ट्रेंच में उतरकर उनका सामना कर रही है। अब ये नाजियों के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। एक एक करके ये सारे नाजियों को खत्म करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच इनके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और आखिरकार रूस युद्ध को जीत लेता है। जूरी कार्ल की मौत को भूल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो रातों को सो नहीं पा रहा है। और ये देखकर जूरी का स्नाइपर साथी उसे दिलासा देते हुए समझाता है कि ये एक जंग है तो तुम उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। फिर 22 नवंबर को रेड आर्मी आगे बढ़ रही थी। तब इनको 5 इस्टोनियन सिपाही मिलते हैं जो नाजी यूनिफॉर्म में थे। जब ये लोग उनको पकड़ते हैं तब वो बताते हैं कि वो नाजी नहीं है बल्कि वो इस्टोनियन सिपाही है। लेकिन कमांडर जूरी को ऑर्डर देता है कि इन पकड़े हुए नाजियों को गोली मारकर खत्म कर दो। तब जूरी कमांडर को इनकार कर देता है तो कमांडर जूरी को गोली मार देता है और उस कैप्टन को भी गोली मारने वाला होता है जिसने कार्ल के बचे हुए साथियों को भागने दिया था। और ये देखकर जूरी का स्नाइपर साथी कमांडर को गोली मारकर खत्म कर देता है। और फिर कैप्टन 5 इस्टोनियन सिपाहियों को नाजी यूनिफॉर्म को उतारकर अपने घर जाने के लिए कहता है। और फिर जूरी का स्नाइपर साथी भी जूरी के जेब से खत निकालता है जो कि जूरी ने एनो के लिए लिखा था। फिर वो खत वो एनो तक पहुंचा भी देता है। खत में जूरी ने सच लिखा था कि कार्ल को उसी ने मारा था और वो इसके लिए एनो से माफी मांगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे दूसरे चैनल्स को भी जाकर आप विजिट करिए, वहाँ के वीडियो अच्छे लगते हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।